हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे है जो आपको आने ही आने चाहिए और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो और इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। ये डिपेंड रहता है पेपर कैसा रहता है उसके ऊपर। ये जो फॉर्मूलाज है इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊँगा कि ऐसा एग्जाम्पल इस एग्जाम में पूछते हैं। सो कम्युनिकेशन का जो कोर पोर्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर पोर्शन है उन सब के जो बेसिक फॉर्मूलाज है उसकी हम जो है इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये नोट्स किसी स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने भी ये नोट्स शेयर किए हैं मेरे साथ उसको सबसे बड़ा थैंक्स सबसे पहले। और बहुत सारे लोग कॉमेंट करके मुझे बता रहे थे कि सर ये फॉर्मूला वाला एक लेक्चर अपडेट कर दीजिए, तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये इतने फॉर्मूला जो है मतलब आपको आने ही आने चाहिए और इस फॉर्मूला से बेस पे कोई भी एग्जांपल आपको पूछ ले तो वो भी आपको आना ही चाहिए। बहुत बेसिक फॉर्मूलास हैं और कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो इसके बारे में भी हम जो है इस लेक्चर में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड रेट ऑफ द ASK। जनरली जो है एग्जाम में बीट रेट दे दिया जाता है और बोर्ड रेट पूछ लिया जाता है, या तो बोर्ड रेट दे दिया जाता है और बीट रेट पूछ लिया जाता है। देखिए जनरली हम जो पढ़ते हैं उसमें हम जनरली BPSK पढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स जिसमें 2 होते हैं, तो बीट रेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बोर्ड रेट होता है। हाँ, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछ लिया कि बोर्ड रेट जो है वो बोर्ड रेट 8 MBPS है तो बीट रेट कितना होगा, तो बीट रेट जो है वो 16 MBPS होगा, क्योंकि क्या होगा ट्वाइस ऑफ बोल्ड रेट होगा आपका। जनरली आप बात करो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सो बोल्ड रेट जो होता है वो बीट रेट डिवाइड बाय एन होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, मतलब QPS के है तो एन क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ये आप मतलब बहुत सिंपल आपको पता है। BPS के है तो आपका नंबर ऑफ सिंबल्स एन क्या होगा 2 होगा, 0 एंड 1। तो ऐसे जो है एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे L इज इक्वल टू 2n होता है। आपका PCM जो है आपका सैम्पलिंग जो है उसके बहुत बेसिक फॉर्मूलाज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नाइक्विस्ट इंटरवल TS जो होता है दैट इज 1/FS होता है। हाँ, मतलब ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। T इज इक्वल टू 1/F या F इज इक्वल टू 1/T भी आप बोल सकते हो। मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल जो होता है ये जो फॉर्मूला है इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाइक्विस्ट रेट इज इक्वल टू ट्वाइस FM। आपका नाइक्विस्ट रेट जो होता है या नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो देखो आप काफ़ी बार स्टूडेंट क्या करते हैं नाइक्विस्ट इंटरवल TS में भी याद रखते हैं और नाइक्विस्ट रेट FS में भी याद रखते हैं, तो फिर जब एग्जाम में पूछते हैं तो कंफ्यूज आ जाता है कि क्या करना है, समझ में नहीं आता। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल नाइक्विस्ट रेट याद रखना है। आप सिंपली इतना याद रखो FS इज इक्वल टू ट्वाइस FM होता है। फिर इंटरवल पूछ लिया है तो इसको 1 करके कन्वर्ट कर लो, दोनों को याद रखने की कोशिश मत करो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, नाइक्विस्ट रेट जो होता है FS दैट इज सिंपली इक्वल टू ट्वाइस FM होता है। FM क्या है सर, यहाँ पे FM जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल का, जो मतलब जो भी आपको सिग्नल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है tan cos 2πfct प्लस tan cos 2πfc1t प्लस tan cos 2πfc3t, जिसमें मैंने आपको fc दिया है इसकी जगह पे आपको FM दे दिया है। मतलब आपको कुछ भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हालांकि FC FM लिख के नहीं देंगे आपको, फ्रीक्वेंसी जो देंगे वो जनरली आपका फ्रीक्वेंसी मतलब लिख के देंगे FC या FM की जगह पे। तो जिसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा आपको क्या करना है 2πfmt के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसा लिख के दिया cos 300πt, तो आपको क्या करना है 2πfmt इज इक्वल टू आपको क्या करना है 300πt। तो 2πfmt इज इक्वल टू 300πt, मतलब पाई जो है ऐसे कैंसिल हो जाएगा, टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका FM कितना हुआ, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं। FM जो है वो 300 ले लेते हैं, FM 300 नहीं होता है। FM जो होता है वो 150 होता है, मतलब 150 हर्ट्ज है, यहाँ फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपका FS जो होगा ट्वाइस करोगे तो अगेन कितना आएगा 300 ही आएगा। तो आपको सीधा अगर एग्जाम में पूछ लिया है, देखो ऐसे प्लस प्लस करके आपको सिग्नल दिए है। हाँ, ये पहला सिग्नल है, मतलब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात करो, सिंगल टोन हो गया। मल्टी टोन की बात करो तो यहाँ पे प्लस प्लस करके 3-4 सिग्नल दिए हैं, तो उसमें से जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको कंसीडर करना है। ये सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको MCQ में भी सॉल्व करवाया था कि अगर नाइक्विस्ट थ्योरम अगर आपका FS जो है वो लेस देन ट्वाइस FM है तो कौन सा इफेक्ट आता है, फटाफट मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। ये आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है एंटेना का दिया हुआ है, बेसिक डाइपोल एंटेना का, उसमें
जाने से पहले एक बेसिक फॉर्मूला की मैं आपको बात कर लूँ। पीसीएम जो आपका होता है उसमें एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है आपका सैम्पलिंग इंटरवल जो होता है, हाँ वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। उसके बाद हम पीसीएम की बात करें तो क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइजेशन एरर जो होता है, हाँ उसकी हम बात करें तो क्वांटाइजेशन एरर जो होता है सिर्फ और सिर्फ पीसीएम में आता है। और पीसीएम में कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसकी हम बात करते हैं। उसका जो स्टेप साइज होता है डेल्टा, दैट इज वी पिक टू पिक, मतलब आपका जो पिक टू पिक वोल्टेज होगा या तो आप कह सकते हो वी मैक्स माइनस वी मीन डिवाइड बाई 2n होता है। और n जो होता है मतलब ये क्या होता है 2n, वो l होता है, मतलब नंबर ऑफ सैम्पलिंग लेवल कितने होंगे, दैट इज सैम्पलिंग लेवल l इज इक्वल टू 2n होता है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब काफ़ी बार एग्जाम में जो है पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला जो है आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द डाइपोल एंटीना की बात करें तो इससे भी बहुत बार एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो सिंपली आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस आर जो होता है वो 80 पाई स्क्वायर एल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर ऐसा होता है, 80 पाई स्क्वायर एल बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे डिफरेंट डाइपोल के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो बनेंगे। फॉर एग्जांपल शॉर्ट डाइपोल है तो उसका आर जो होगा वो 20 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय लेमडा का होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। मतलब आपका डिफरेंट फॉर्मूला है, तो मतलब डिफरेंट डाइपोल का लेंथ है, अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट फॉर्मूला जो है बनेगा। आपको सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको देखो क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंटेना दे देते हैं मतलब एल दे देते हैं, और वेवलेंथ ऑफ द ऑपरेशन मतलब आपका लैम्बडा दे देते हैं, और सीधा रेडिएशन रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। ऐसा काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो ये आपको एग्जाम में आना चाहिए। अगर आप बात करो हाफ वेव डाइपोल की तो सीधा 73 ओहम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम, फॉर एग्जांपल देखो मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा सिग्नल ऐसा है तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब इसे मैं कहूंगा ए मैक्स, और ये हो गया मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड, मतलब इसे मैं कहूंगा ए मीन। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइड बाय ए मैक्स प्लस ए मीन, दोनों का सम जो मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा, दैट इज नथिंग बट न्यू। सो न्यू इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइड बाय ए मैक्स प्लस ए मीन होता है, और न्यू इज इक्वल डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एम बाय ए सी। देखिए आपका कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होगा मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कैरियर का, और मैसेज सिग्नल मतलब मॉड्यूलेशन सिग्नल जो होगा आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होगा उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, उन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो मिल जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इवन गेट की एग्जाम में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी इस पे सॉल्व करवाए हुए हैं। पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस न्यू स्क्वायर बाय 2, यहाँ से इस क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से जनरली जहाँ भी AM FM PM मतलब आपका जहाँ भी एनालॉग मॉड्यूलेशन जो है आपका एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो होता है सिलेबस में, वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है उसका पावर का जो है इक्वेशन है आपका टोटल ट्रांसमिटेड पावर फॉर द मॉड्यूलेशन क्या होगा, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस न्यू स्क्वायर बाय 2, जहाँ पे न्यू क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, PT जो है वो ट्रांसमिटेड पावर है और PC जो है वो कैरियर पावर है। यहाँ पे आपको कैसा पूछते हैं, मैंने आपको MCQ बहुत सारे सॉल्व करवाए हुए, कम्युनिकेशन के MCQ देखना तो समझ में आ जाएगा। न्यू इक्वल टू 0 है, उससे न्यू इक्वल टू 1 कर दिया तो कितना पावर इंक्रीज होगा, कैरियर में कितना परसेंटेज ऑफ पावर होता है, टोटल ट्रांसमिटेड पावर में कितना परसेंटेज ऑफ कैरियर पावर होता है, कितना परसेंटेज ऑफ साइडबैंड पावर होता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। आपको दे देते हैं कि न्यू इक्वल टू इतना है तो इतना, मतलब न्यू इक्वल टू 1 है तो कितना परसेंटेज कैरियर पावर होगा, न्यू इक्वल टू 1 है तो कितना परसेंटेज ऑफ साइडबैंड पावर होगा, ये सब पूछ लेते हैं। न्यू का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जनरली मतलब 1 ही होता है, मतलब आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब देखो न्यू मतलब होता क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, कितना परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन हो रहा है ये बताता है न्यू। ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिग्नल, मतलब यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, अगर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करो तो ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है उसको मेजर करने के लिए किलोवाट आवर का यूज किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ट्रांसमिशन लाइन के बेस पे है। इंपीडेंस फॉर द आरएल सर्किट आपको अगर पूछ लिया है, सिंपली आपका आप नेटवर्क थियरी की आप बात करो तो सिंपली आपको फॉर एग्जांपल ऐसा आरएल सर्किट दिया हुआ है और उसका इंपीडेंस पूछ लिया है तो आप क्या करोगे, Z इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XL इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, J ओमेगा एल या J ओमेगा C नहीं होता है।
हाँ, आप जब इक्वेशन लिखते हो z का तब j एक्सेल लिखते हो, तो एक्सेल में भी j लगा दो, वहां भी j लगा दो, तो j मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिंपली एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। देखो बहुत 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 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आरसी सर्किट दे दिया होता इसकी जगह पे, मतलब ऐसा दे दिया होता तो इसकी जगह पे एक्सी आ जाता। हाँ, आरएलसी तीनों दे दिया होता तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आ जाता। सो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला जो है, इंपीडेंस आपको पूछ लिया है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ लिया है, जनरली इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव कैपेसिटेंस पूछ लिया है तो एक्सी आ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है तो आपका एक्सएल आएगा। इतना आपको मतलब याद रखना है। आपका बेसिक नेटवर्क थियरी ट्रांसमिशन लाइन जो है यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो z इज इक्वल टू आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, यहाँ से बहुत सारे बेसिक इक्वेशन है, क्यू फैक्टर का भी इक्वेशन है, ये भी आप याद रख सकते हो। उसका जो क्यू फैक्टर होता है 1/r √L/c होता है अगर सीरीज सर्किट है तो, ठीक है। ये जनरली सीरीज सर्किट का क्यू फैक्टर का इक्वेशन पूछ लेते हैं। मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दूँ, क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ जो होता है उसका रिलेशन जो होता है हालांकि आएगा, लेकिन बैंडविड्थ इज इक्वल टू f0/q होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आप सारे रिलेशन एक दूसरे से का साथ जोड़ दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूला आते हैं तो सारे प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड जो एग्जांपल पूछते हैं एग्जाम में वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट एंटेना का एक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडिएशन पावर ऑफ द एंटेना जो होगा। सिंपली आपका कोई भी पावर, रेडिएशन पावर ऑफ द एंटेना दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे अदरवाइज आपको सिंपली पावर भी फाइंड करना है तो आपको पता है P इज इक्वल टू VI होता है या तो P इज इक्वल टू I²R होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडिएशन पावर के रूप में दिया हुआ है तो I जो होगा वो एंटेना करंट होगा, मतलब आपका R जो होगा वो रेडिएशन डिस्टेंस होगा और PR जो होगा वो रेडिएशन पावर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एडीसी डैक जो होता है उसमें रिजोल्यूशन जो होता है उसमें इक्वेशन पे बहुत सारे मतलब एग्जांपल पूछ लेते हैं। सो R इज इक्वल टू V रेफरेंस डिवाइड बाय 2⁻⁻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 ⁻
कंपैरेटर जो है वो आपको यहाँ पे 2n-1 देगा। हालांकि ये नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने ही आपको पूछ लिया है, मतलब देखो नंबर ऑफ कंपैरेटर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आप फ्लैश टाइप कन्वर्टर की बात करोगे वहाँ जनरली इसरो में और डीआरडीओ में बात करो तो ये पिटा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे सिंपली आपको दे देते हैं कि n = 8, मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया भी है ऐसा। n = 8 होगा तो नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है 2:8 मतलब 256 - 1 मतलब कितना होगा नंबर ऑफ कंपैरेटर 255 जो है होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। रिजोल्यूशन जो आपका होता है वो R = V रेफरेंस या आप बोल सकते हो V फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाय 2n होता है। देखो 2n-1 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप -1 को कंसिडर नहीं करोगे फिर भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही मिलेगा। आपको ऑप्शन अप्रोक्सीमेट दिए होंगे, कैलसी होता नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल में मैंने जितने भी मतलब एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए न्यूमेरिकल टाइप के वहाँ पे मैंने आपको ऐसा बताया हुआ भी है। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो जो होता है पीसीएम का, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। SNR = tan log tan S0/NQ होता है। यहाँ पे जो NQ होता है, हाँ आपका क्वांटाइजेशन नॉइस पावर होता है वो del²/12 होता है। इसके बेस पे मैंने आपको इक्वेशन भी सॉल्व करवाया हुआ है। मतलब ये जो इक्वेशन है इससे भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अदरवाइज इसरो में भी पिटा हुआ क्वेश्चन है कि आपका SNR जो होता है 1.76 + 6 dB होता है। जनरली 1.76 को निगलेक्ट कर दिया जाता है और ऐसा पूछ लेते हैं कि n = फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि n = 4 है तो SNR dB में कितना होगा, तो n = 4 है तो SNR dB में जनरली ऑप्शन में 24 dB दिया हुआ है तो वो सही आंसर है। अगर 24 dB नहीं दिया हुआ है तो 25.6 dB दिया हुआ है तो ये भी सही आंसर है। हाँ, मतलब नियर अबाउट ये जो भी आंसर दिए हुए दोनों आंसर कभी ऑप्शन में एक साथ नहीं देते हैं, तो ये सही आंसर है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखो यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, जहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ बीट होता है। NQ जो क्वांटाइजेशन नॉइस पावर है जिसका इक्वेशन मैंने आपको बताया, तो क्वांटाइजेशन नॉइस पावर किस पे डिपेंड होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन नॉइस पावर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सैम्पलिंग लेवल कितने हैं उस पर डिपेंड है, क्योंकि वो मतलब डेल्टा पे डिपेंड है। और डेल्टा जो होता है उसका इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया कि V पीक टू पीक डिवाइड बाई 2n होता है। 2n मतलब नंबर ऑफ सैम्पलिंग लेवल, मतलब नंबर ऑफ बीट्स कितने चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सैम्पलिंग लेवल चेंज हो गए और उसके अकॉर्डिंगली क्वांटाइजेशन पावर चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होता है पीसीएम का वो चेंज होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इवन एडीसी डेक में भी इक्वेशन आप पढ़ते हो कि आपका क्वांटाइजेशन लेवल जो होता है, क्वांटाइजेशन पावर सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होता है वो कैसा होता है। सिंपली आपका नेक्स्ट दिया हुआ है ओहम्स लॉ आपका जो होता है V = IR या आप बोल सकते हो R = V/I। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, आपको मैं एक और बहुत ही बेसिक आपको बता दूँ, जनरली स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं। Q =
IT, ये भी बहुत बेसिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो आपका होता है रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, और आप लोग याद रख सकते हो ऐसे भी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सो ये भी बहुत बेसिक इक्वेशन है। यहाँ से काफ़ी बार यूनिट पूछ लेते हैं। देखिए यूनिट भी आपको पूछ ले रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, तो यहाँ से आप इजीली डिराइव कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप बता सकते हो। तो चलिए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट जो है वो क्या होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन की। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी होता है। मैंने आपको MCQ में सॉल्व करवाया भी था एक ऐसा कि आपका अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो आपका कैपेसिटेंस जो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हालांकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी होता है। A मतलब ये प्लेट, दो प्लेट के बीच का जो एरिया है उसकी बात है, D मतलब दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट जो होता है। परमिटिविटी मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलाउ करेगा उसमें, उसे कहते हैं परमिटिविटी। ऐसा ही परमिएबिलिटी होता है न्यू नॉट, हाँ जो आपको पता है मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करेगा उसमें, वो परमिएबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। तो ये भी मैंने आपको बताया ऊपर ही P इज इक्वल टू वी आई और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं तो जनरली स्टूडेंट बहुत बड़ा सोचते हैं, बेसिक नहीं सोचते हैं, और यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। यहाँ पे जेफेट का आपको दिया हुआ है, आपका जेफेट जो होता है ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS पे VP का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसीलिए FET को स्क्वायर लॉ डिवाइस कहा जाता है, और उसका जो ऑपरेशन होता है मतलब करंट ऑपरेशन वो पूरा इस पे डिपेंड होता है। सो IDS जो होता है दैट इज सैचुरेशन करंट, VGS जो होता है आपका गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है, और VP जो होता है वो क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। बात करते हैं नेक्स्ट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो आपका बीटा होता है दैट इज AV मतलब वोल्टेज गेन इनटू R इन बाय RO होता है। R इन जो है इनपुट रेजिस्टेंस है, RO जो है आउटपुट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपका FR जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट LC होता है। मैंने आपको पहले भी इक्वेशन बताया, फिर से बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका बैंडविड्थ जो होता है आप F0 बाय Q भी लिख सकते हो, और आपका RLC सर्किट आपको दिया हुआ है तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू सिंपली डायरेक्टली आप R बाय L भी लिख सकते हो। हाँ, सो ये सारे इक्वेशन जो है मतलब F0 बाई Q हो गया, मतलब ये बैंडविड्थ इक्वल टू R बाई L हो गया। यहाँ से कोई भी सर्किट आपको दिया हुआ है, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, Q फैक्टर कुछ भी पूछ लिया तो ये रिलेशन से आप इजीली फाइंड जो है वो कर पाओगे। देन नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज जो होते हैं वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। आपका जो ग्राफ थियरी होता है नेटवर्क में, वहाँ से जो मतलब इक्वेशन है ये इससे भी काफ़ी बार पूछ लिया है, मतलब एग्जाम में पूछ लिया है। सिंपली दे देते हैं कि n इज इक्वल टू 4 है, तो नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज कितने मतलब बना सकते हो आप, तो सिंपली यहाँ पे आपको 4 रख देना है, और आपको इक्वेशन मतलब रखोगे n इक्वल टू 4 तो आंसर जो है वो मिल जाएगा। जो मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ बार बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू F0 बाई Q, जहाँ पे F0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, Q जो है आपका क्वालिटी फैक्टर, और B जो होता है आपका बैंडविड्थ होता है। देन फेज वोल्टेज आपका, बात करो स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कनेक्शन की, तो आपका फेज वोल्टेज जो होता है उसमें वो फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3 होता है। हाँ, मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज भी आप लिख सकते हो, जैसे कि लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करोगे या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करोगे, या तो आप स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हो, 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हो, वहां पे इक्वेशन जो है ये आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपको बात करें तो स्टार कनेक्शन में आपका जो करंट होता है, लाइन करंट जो होता है वो सेम रहता है, और आपका डेल्टा में वोल्टेज सेम रहता है, तो जो सेम नहीं रहता है वो √3 होगा। सिंपली आपको ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट इक्वेशन की यहाँ पे बात करते हैं रेशियो बिटवीन द ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन। आपका कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वहाँ भी एक आ जाता है, आपका एम्पलीफायर की बात करो तो वहाँ भी इक्वेशन आ जाता है। आपका क्लोज लूप गेन जो होता है ओपन लूप गेन डिवाइड बाय 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू फीडबैक फैक्टर बीटा जो है वो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये फीडबैक फैक्टर जो है इस पे बहुत सारा डिपेंड रहता है। ओपन लूप गेन मतलब आपने कोई भी फीडबैक नहीं दिया है तो जो आपका गेन होगा होता है ओपन लूप गेन। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे आपका क्लोज लूप गेन जो होगा वो ओपन लूप गेन से अल्टीमेटली कम होगा। तो ये एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं कि क्लोज लूप गेन जो होता है ओपन लूप गेन से ज्यादा होता है कि कम होता है। तो क्लोज लूप गेन जो होता है वो ओपन लूप गेन से
कम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस द ट्रांसमिशन ऑफ द टीवी, मतलब आपका टीवी ट्रांसमिशन जो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक कर सकता है, डी इज इक्वल टू √2HR। ये हालांकि अब जो है कम पूछते हैं, पहले बहुत पूछ लिया करते थे। मैक्सिमम कोटेशन एरर मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, कोटेशन एरर जो मैक्सिमम होता है वो डेल्टा/2 होता है। डेल्टा जो होता है वो पीक टू पीक या तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल डिवाइड बाय एल नंबर ऑफ लेवल से, L इज इक्वल टू 2n होगा। अपर साइड बैंड मॉड्यूलेशन की बात करो तो आप जैसे मॉड्यूलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी का करते हो तो उसमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हो, तो उसमें FC प्लस FM जो होता है वो अपर साइड बैंड होता है और FC माइनस FM जो होता है वो लोअर साइड बैंड होता है। सिंपली मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करो आप FM की, सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखो FM का, इससे पहले हम AM का इक्वेशन पढ़ चुके हैं। FM का जिसे आप बीटा कहते हो या तो MF कहते हैं, काफ़ी सारी बुक में अलग अलग नोटेशंस होते हैं। सो बीटा जो होता है वो ΔF/FM होता है। ΔF क्या होता है सर? ΔF जो होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन और FM जो होता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ ऑफ FM की आप बात करें, सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू ट्वाइस FM होता है। सो बैंडविड्थ ऑफ FM जो होता है आप ऐसे भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पे बीटा जो होता है ΔF/FM है, तो इसे डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 ΔF प्लस FM। इस इक्वेशन पे बहुत सारे फॉर्मूलाज मतलब इक्वेशन पे बहुत सारे MCQs जो है वो मतलब मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको कम्युनिकेशन के MCQ सॉल्व करवाए थे। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, यहाँ पे एंटेना का दिया हुआ है, तो एंटेना एफिशिएंसी जो होगा आपका वो होगा RR डिवाइड बाय RR प्लस RA। रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है RR और RA जो होता है इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द एंटेना होता है। इस इक्वेशन से भी एंटेना एफिशिएंसी आपको मतलब दे देते हैं, और काफी बार इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ एंटेना पूछ लेते हैं, या तो रेडिएशन डिस्टेंस एंड इफेक्टिव एंटेना डिस्टेंस देते हैं और एफिशिएंसी पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। देखो आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट डॉपलर शिफ्ट की। आपका जो डॉपलर शिफ्ट होता है वो अल्टीमेटली होता है 2v/λ। आपका जो वेवलेंथ होता है और वेलोसिटी होता है उस पर डिपेंड रहता है। ये भी आपको एक मतलब आपको MCQ में मैंने सॉल्व करवाया था, जब मैंने बताया था कि आपका डॉपलर शिफ्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, द पावर गेन ऑफ द एंटेना। एंटेना का जो पावर गेन होता है G इज इक्वल टू एफिशिएंसी ईटा इंटू डी होगा। डी क्या है? यहाँ पे डायरेक्टिविटी है, और एफिशिएंसी देखो काफी बार एग्जाम में सिंपली एंटेना बेस बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन लोग एंटेना देख के ही भाग जाते हैं। हाँ मतलब एंटेना देख के इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, सीधा आपको डायरेक्टिविटी दे दिया है और गेन दे दिया और एफिशिएंसी पूछ लिया है, तो आपको कुछ नहीं G/D करना है, मतलब सिंपली। जहाँ पे एफिशिएंसी आपका क्या है, अगर मतलब थोड़ा घुमा के पूछना है तो एफिशिएंसी डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस और एंटेना रेजिस्टेंस दे देंगे। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू RR डिवाइड बाय RR प्लस RA करके भी आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। हाँ मतलब ऐसे भी आप इक्वेशन जो है लगा के इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टिविटी मतलब यहाँ इक्वेशन ही लगाया हुआ और कुछ नहीं है, ये सब आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। सिंपली ये दो इक्वेशन जो है आप याद रख लोगे तब भी आपका मतलब कोई भी एग्जाम्पल पूछ लिया मतलब MCQ पूछ लिया तो MCQ आराम से बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, तो मैक्सिमम रडार रेंज। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, हालांकि ये पूरा इक्वेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रडार रेंज जो मैक्सिमम होता है वो प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रांसमिटेड पावर जो होता है उसका 1/4 होता है। यहाँ पे देते हैं कि ट्रांसमिटेड पावर आपका पहले 1 था उससे 16 वोट हो गया, तो आपका मैक्सिमम रडार रेंज कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब सिंपली 1/4 होता है। याद रखना है, जनरल स्टूडेंट जो है 1/√2 करके आ जाता है, मतलब 16 दिया है तो 4 लिख के आ जाता है, आंसर एक्चुअली 2 आएगा। हाँ क्योंकि 1/4 हो रहा है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं रडार का ही एक इक्वेशन, जैसे ड्यूटी साइकिल आपको दे दिया है तो पल्स विड्थ होगा इनटू पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी PRF जो होता है, वहां से आप फाइंड कर सकते हो। अब बात करो माइक्रोवेव की, तो मैंने आपको इक्वेशन पे बहुत सारे MCQ सॉल्व करवाए हुए भी है, जो इंपॉर्टेंट MCQ में मैंने आपको बताया हुआ है। आपका VSWR जो होगा वो Vmax/Vmin या Imax/Imin हो सकता है, तो Zmax/Zmin भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ और आपका मतलब आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है आपका VSWR -1 डिवाइड बाय VSWR +1, और आपका VSWR का जो रेंज होता है वो होता है 1 से इन्फिनिटिव। सो ये हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको आने चाहिए। मैं कुछ और आपको बता दूं, आपका जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, हाँ सिंपली टाउ इज इक्वल टू RC होता है RC सर्किट के लिए, और टाउ इज इक्वल टू आपका L/R होता है अगर आपका LR सर्किट है। तो यहाँ से भी काफी बार इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन है बहुत बेसिक इक्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको अगर इक्वेशन कोई भी नहीं आता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं जो सिंपली आप यूनिट पे कर सकते हो। हाँ मतलब आपका आंसर में फॉर एग्जांपल मीटर दिया है, तो बड़े बड़े यूनिट लेके आपको मतलब एग्जाम में पूछ लिया है, तो सिंपली आंसर में मीटर आना चाहिए बस, ऐसा आप मतलब इक्वेशन में लगा दो, तो यूनिट से भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको बता रहा हूँ। सो आपका एग्जाम बहुत सून है। सो
ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता दूँ एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको हालांकि बहुत बार बताया हुआ है। एक तो सबसे पहले एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, भले ही नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में ना हो तब भी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जो भी आता है वो अच्छे से सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपका 120 मार्क का या 100 मार्क का फॉर एग्जांपल पेपर है, आप ले लो, तो 100 मार्क में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने हैं, जो आपको नहीं करने हैं, वो आपको एग्जाम में पता चल जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब 40 to 50 सेकेंड होते हैं, तो अब इस क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट नहीं दे सकते। आपने इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दिए, मतलब आपका एग्जाम वहीं पे खत्म हो गया। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे। जनरली ये इसरो DRDO का ये मास्टरपीस होता है। हाँ, मतलब एग्जाम में इसरो DRDO का जो भी होता है उसमें बहुत ही ईजी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, तो ऐसे फॉर्मूला बेस सीधा एग्जाम्पल पूछ लेंगे जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही टफ होगा और ऑप्शंस जो होंगे वो बहुत ही क्लोज होंगे, जहां पे आपको उसको सिंपली क्या करना होता है, लीव करना होता है, स्किप करना होता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ, आपने ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना था, तब भी आपका एग्जाम गया समझ लो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का पूरा खेल होता है। हाँ, सबको देखो इतना टफ एग्जाम में कभी पूछते नहीं है, पूरा बेसिक ही पूछते हैं सबको। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 घर पे बैठ के करेंगे, सो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं कर पाएगा कोई भी, मतलब वो तो भगवान ही कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं होगा, लेकिन 100 आउट ऑफ 90-95 इजीली कर लेंगे घर पे बैठ के करेंगे तो। लेकिन एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, टाइम जो मतलब चल रहा होता है उसका प्रेशर अलग होता है। सो इन सब चीज़ों को गौर करके एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रखने की कोशिश करना। जब भी न्यूमेरिकल पूछे तब पेन और पेपर का यूज़ कर लेना, मतलब आप लिख के सॉल्व करो। काफ़ी लोग हवा में कर लेते हैं, ये बहुत ही गलत आदत है। आपके पास पेन और पेपर अवेलेबल है, सो लिख के सॉल्व करो, भले ही मतलब 5-10 सेकंड ज़्यादा जाए, लेकिन आपका आंसर जो है वो ऑलवेज एक्यूरेट आएगा। हाँ, कभी गलत नहीं आएगा। हवा में क्या होता है, बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, पेन पेपर का यूज़ करके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करो। और कोई भी डाउट है, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी मतलब आगे, मतलब देखो मैंने सारा ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का वीडियो आपको बना के रख दिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का भी वीडियो बना के रख दिया है। आपको और भी इस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।